तो आज के क्लास के पहले चैप्टर का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन में दिया गया है पाली, अरबी, संस्कृत या प्राकृत। तो प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कोल्डिहुआ, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी या बुर्जहोम। तो चावल के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं कोल्डिहुआ से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, हिंदी या तमिल। तो ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्यास, सतलज, रावी या सभी। तो सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? तो मुख्य नदी में जब कोई एक नदी आके मिलती है तो ये जो नदी होती है ये सहायक नदी। जैसे कि ये अगर गंगा नदी है और इधर से जो है यमुना आके मिल गई तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी हो गई। ऐसे ही अगर यमुना में कोई नदी आके मिल रही है तो जो नदी यमुना में आके मिलती है वो यमुना की सहायक नदी हो गई। जैसे कि मान लीजिए ये जो नदी है ये चंबल है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, केन, बेतवा ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब बताएं सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो यह है ब्यास है, सतलज है, रावी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, लेखक, किसान या क्रिश्चियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे कहा जाता है पुरातत्वविद। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुरातत्वविद। यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बन जाएगा अतीत का अध्ययन करने वाला, तो उसे तो हम लोग कहते हैं इतिहासकार, जो कि अतीत का अध्ययन करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अतीत में बनी वस्तुएं, जो अतीत में जो वस्तुएं बनी हुई हैं उनका जो अध्ययन करता है व्यक्ति उसे कहते हैं हम लोग पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये भारत लिखा हुआ है। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन में दिया है 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ माना जाता है 8000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, लेकिन चीन दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश नहीं है। तो ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, तो उन्हें कहते हैं हम लोग सहायक नदी। क्वेश्चन 10, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण या फिर हर्षवर्धन। तो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? तो अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, पुरातत्वविद। क्वेश्चन 12, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो ये खोजे गए थे 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया?
भेड़, बकरी, गाय, बैल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भेड़, बकरी, गाय, बैल इन सभी पशुओं को जो है 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने पालतू बनाया। क्वेश्चन 14, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है इंडस से। क्वेश्चन 15, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए या उपरोक्त सभी। तो अतीत में जो है उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो वो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के लिए, इन सभी कारणों से जो है उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोंकण या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में ये मगध के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 17, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर बताया मैंने आप लोग को, उसे कहते हैं हम लोग इतिहासकार। और अतीत में बनी जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाले को कहते हैं पुरातत्वविद। क्वेश्चन 18 है, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में या इनमें से कोई नहीं। तो पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं मंदिरों तथा विहारों में। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक वर्ग या सैनिक वर्ग। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन 20, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी से बन गया होगा आसानी से, ऑप्शन डी, ईसा मसीह। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का इनमें से कौन सा देश है? तो यह है भारत। चीन नहीं है, रूस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, आखेट का अर्थ है शिकार, शिकारी, कृषक या पुरातत्वविद। तो आखेट कहते हैं हम लोग शिकारी को। क्वेश्चन नंबर 23, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पीपल, नीम, भुर्ज या ताड़। तो पांडुलिपियां बनाई जाती थी भुर्ज और ताड़ इन दोनों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी और डी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो ये की जाती है ईसा मसीह के जन्मदिन से। क्वेश्चन 25, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष का प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ये किया जाता है कार्बन 14 पद्धति से। मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेष का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? हिमालय, विंध्य, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो ये करती है विंध्य पर्वत। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव के निशान किस राज्य से सबसे ज्यादा मिला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 2, आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है लोहा, बी में है पत्थर, सी में है तांबा, डी में है कांसा। तो प्रारंभिक औजार अधिकांशतः पत्थर से बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो प्रारंभिक मानव बस्तियों से जो जुड़ा स्थल है पैरा, ये जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, गोपालगंज, मुंगेर या दरभंगा। तो ये स्थित है मुंगेर जिले में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 5 या 2? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और फिर तीसरा है आपका नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 5, नव पाषाण युग के पूरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लोहे के, मिट्टी के, कांच के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नव पाषाण युग में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो वो मिले हैं मिट्टी के। क्वेश्चन नंबर 6, उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए में है पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, बी में है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, सी में है आधुनिक कश्मीर में, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन ए में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी मिले हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी और आधुनिक कश्मीर में भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, बुर्ज होम जो कि कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? ऑप्शन ए में है पक्की ईंटों के, बी में है बांस के, सी में है जमीन के नीचे और डी में है सभी गलत। तो बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, तो इसमें किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो इसमें जमीन के नीचे जो है निवास स्थान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? 10,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले या फिर 7,000 साल पहले? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 9, अनाज किस काम आता है? खाद, बीज, भंडारण या सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। खाद, बीज, भंडारण इन सभी चीजों के लिए अनाज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल कौन सी है जिसका उपयोग किया गया था? गेहूं, जौ, गेहूं तथा जौ दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं तथा जौ। ये जो दोनों फसलें हैं ये कृषि के लिए सर्वप्रथम अपनाई गई फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं? बड़े, छोटे, नुकीले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, विशेषज्ञ, इतिहासकार या प्रशिक्षु? तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 13, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए में है चौकोर तथा आयताकार, बी में है गोलाकार तथा आयताकार, सी में है अर्धवृत्ताकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं चौकोर तथा आयताकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बीज के रूप में भी, खाद के रूप में भी और उपहार के रूप में अनाज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 15, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? बकरी, कुत्ता, गाय या फिर भेड़? तो ये प्रश्न सबसे बन गया होगा,
तो सबसे पहले जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया गया था। जंगली जानवर की बात हो रही है तो इसमें कुत्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? ऑप्शन में दिए गए हैं गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा या हाथी। तो कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन 17, निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? जंगल, जमीन, घास के मैदान या उपरोक्त सभी। तो किस चीज का उपयोग जो जनजाति लोग होते हैं वो एक साथ करते हैं? तो जंगल का भी, जमीन का भी और घास के मैदान, इन सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 18, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? 7000 साल पहले, 8000 साल पहले या 800 साल पहले या इनमें से कोई नहीं। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती का प्रारंभ हुआ था 7000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 19, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन में दिए गए हैं बसने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसे नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? बसने की प्रक्रिया का, भंडारण का, शिकार तथा संग्रहण का या उपरोक्त सभी। तो आज जो हम भोजन करते हैं यह परिणाम है बसने की प्रक्रिया का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल या हस्तिनापुर। तो इनमें से जो ऑप्शन डी हस्तिनापुर है ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। बाकी मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल ये तीनों जो हैं हड़प्पा कालीन स्थल है। मोहनजोदाड़ो जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं लोथल से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन विशेषता है, विदेशों के साथ व्यापार ये भी है, सुनियोजित नगर निर्माण ये भी है, लेकिन ग्रामीण जीवन ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में और इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 5, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां अधिशेष अनाज रखा जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था अन्न भंडार। जहां पे बचे हुए अनाजों को रखा जाता था उसे कहते थे अन्न भंडार। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति लगभग समाप्त हो गई। तो लगभग समाप्त हो गई थी ये 1800 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बाथ किस साइट पर पाए गए? तो ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में पाया गया था। तो क्या पाया गया था? तो यहां पाए गए थे अग्निवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को अब जो है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नील नदी के किनारे की भूमि को छोड़कर एक शुष्क मरुस्थल है।
तो कहाँ है? तो ये है मिस्र में। अगर आप लोग को ये पता होगा कि नील नदी कहाँ है तो इसका क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सिंध और पश्चिम पंजाब में स्थल वर्तमान में है। तो सिंध और पश्चिम बंगाल ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। क्वेश्चन 13, हड़प्पा वासियों ने पत्थरों की मुहरें भी बनाई, ये आमतौर पर कैसी थीं? तो ये आयताकार थीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 14, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर? ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिन शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे, तो कौन से शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे? तो ये थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। क्वेश्चन 16, अग्निवेदी कहाँ पाई जाती हैं? तो कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीपों में पुराना शहर नहीं है? तो इनमें से कौन जो है उपमहाद्वीपों में पुराना शहर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। बाकी सुतकाको, धौलावीरा और लोथल ये तीनों जो हैं वे उपमहाद्वीप में पुराने शहर हैं। क्वेश्चन 18, हड़प्पावासी सोना कहाँ से आयात करते थे? तो हड़प्पावासी सोना आयात करते थे कर्नाटक से। क्वेश्चन 19, रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को किसी वस्तु का आकार देने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? गोंद, स्याही, नाखून या रबड़? तो ये उपयोग किया जाता था गोंद का। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पावासी अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे और पौधे कैसे उगाते थे? तो हड़प्पावासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे संग्रहित किए गए पानी से। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा में पाई गई मुहर थी, तो किस आकार की पाई गई मुहरें थी? तो वो थी आयताकार। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदाड़ो के शहरों की खोज कब की गई? तो मोहनजोदाड़ो के शहरों की खोज की गई थी 1922 में और इसकी खोज की थी रखालादास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान और खाली स्थान है से तांबा मिलता था और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया से। तो आपको बताना है हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान कहाँ से तांबा मिलता था? तो राजस्थान से तांबा मिलता था और पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा मिलता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे होगा राजस्थान और यहाँ पे होगा ओमान, यानी पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा मिलता था हड़प्पा वासियों को और भारत में देखा जाए तो राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी को पलटने और बीज बोने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? तो हल का। क्वेश्चन नंबर 26, शहरों को इस प्रकार विभाजित किया जाता था, यानी ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो हड़प्पा काल के शहरों को विभाजित किया जाता था 2 या 2 से अधिक भागों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा नगरों का अंत कब शुरू हुआ? तो हड़प्पा नगरों का अंत शुरू हुआ था 3900 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा नगरों में सामान्यतः कितनी मंजिले घर पाए जाते थे? तो कितने मंजिले घर पाए जाते थे? तो 1 या 2 मंजिले। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो 29 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। सबसे पहले जो है हड़प्पा पूरा स्थल की खोज की गई थी
सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो कालीबंगा की खोज की गई थी 1961 में ब्रजवासी लाल के द्वारा। और लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1954 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। और एक और हड़प्पाकालीन स्थल है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1989-90 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग जरूर ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो इसमें से जो सत्य कथन है ये है ऑप्शन डी, दीवारों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विशेष तालाब जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है वह हड़प्पा के किस शहर में है? तो ये तो क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, ये है मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेशल टैंक या महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है ग्रेट बाथ पकी हुई ईंटों से बना था और इसे जल रोधी बनाने के लिए प्लास्टर और प्राकृतिक टार के साथ लेपित किया गया था। तो ये कथन सही है, हमको बताना है कौन सही नहीं है। ऑप्शन सी में है चारों तरफ से कमरे थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी में यह मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में स्थित है, तो ये भी सही है। बट इसमें दिया है इसमें 3 तरफ से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ थी, ये गलत है, इसमें केवल 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में विस्तृत भंडार गृह हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इन तीनों में है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? तो लोथल भी गुजरात में है, सुरकोटदा और धौलावीरा ये तीनों है, बट ये जो ऑप्शन सी में सुतका को दिया है ये गुजरात में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, कालीबंगा और लोथल स्थलों में अग्निकुंड मिली, अग्निकुंड का क्या उपयोग था? ये ए बी सी है, तो इसका उपयोग था यज्ञ करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें मोहनजोदड़ो नहीं दिया गया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये है चनहुदड़ो, ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। बाकी हड़प्पा सभ्यता में सोना का प्रयोग किया गया था, चांदी का और कांसे का, बट लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन 40, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा के किन शहरों में पाई गई है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 41, कांस्य का मिश्रित होता है, यानी कांस्य धातु में कौन से धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें होता है तांबा और टिन का मिश्रण। ऑप्शन ए में दिया है टिन और कॉपर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए तांबे का स्रोत था? तो ये था राजस्थान और ओमान दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए टिन का स्रोत था? तो टिन का स्रोत था अफगानिस्तान और ईरान दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए सोने का स्रोत था? कर्नाटक। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के कीमती पत्थर का स्रोत नहीं था? तो आपको बताना है नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओमान। ये जो है हड़प्पा के लोगों के लिए कीमती पत्थर का स्रोत नहीं था, बाकी गुजरात भी था, ईरान भी था और अफगानिस्तान, ये सभी जो है कीमती पत्थर के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था? तो कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल जो है शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह था? तो लोथल में था, लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा के नगरों की शुरुआत खाली स्थान दिया है के आसपास हुई थी? तो कितने साल पहले? तो ये हुई थी 4700 साल पहले। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा समाज सामान्यतः थे? तो आसान क्वेश्चन है, ये थे शहरी। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्प या उद्योग? तो ये था पशुपालन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, कौन सा राइट आंसर होगा। तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। यानी ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें जो है हम लोग त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सब लोगों ने बना लिया होगा। ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी कर लिया है, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो इंद्र के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी कब से कब तक माना जाता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है, खास तौर से आपको नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो कौन प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है। तो इनमें जो ऑप्शन डी दिया है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए, बी, एम, सी ये तीनों जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो जौ का भी वैदिक काल के लोगों का ज्ञान था, गेहूं का भी और चावल का भी, बट तंबाकू का नहीं था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका तो आंसर सबसे बन गया होगा, यह है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन 14, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आसान प्रश्न है, यह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो है टोटल 10। क्वेश्चन 16, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, मतलब कौन से मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे। तो उसे कहते थे बलि। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ये गायत्री मंत्र है। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जादू, टोना, वशीकरण इसका उल्लेख आता है अथर्ववेद में। संगीत का उल्लेख सामवेद में है। देखिए जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग हर एक प्रश्न जो है बहुत ध्यान से देखते चलें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसे जरूर नोट करते चलें, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है आप लोग इसे एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या है। तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,600। क्वेश्चन नंबर 24, सामवेद में किसका उल्लेख है। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड इन सभी का उल्लेख जो है यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। तो अभी ऊपर बताया गया है आप लोगों को, अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण इन सभी का उल्लेख आता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। क्वेश्चन नंबर 28, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो उपनिषद को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है वेदांत। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 30, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो ये है अष्टाध्यायी। अभी जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएगी। और अभी आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट पे काम चल रहा है। टोटल आप लोगों को जो है एग्जाम तक 30 से 40 मॉक टेस्ट करा दिए जाएंगे। लगभग 3 से 3,500 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। हर एक मॉक टेस्ट में लगभग हम लोग 100 से 120 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वहां से आप लोग को जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 32, पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 6, 12 या 18? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं या राई? तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था वो था जौ। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक काल के लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें और अपना आंसर बताएं। अवरोही क्रम में कौन सा जो क्रम है वो सही है? तो इसमें जो सही क्रम है, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 40, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह है सप्त सिंधु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 42, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? तो यौ कहा जाता था जौ को। क्वेश्चन 44, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। 45 नंबर का प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में अघन्य यानी जो वध योग्य नहीं हो उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था?
तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। क्वेश्चन 47, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है हिंदू दर्शन के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो दशराज का युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 49 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पे, दर्शन शास्त्र पे। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना जो मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। और ये अंगुत्तर निकाय है क्या? तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ है और इसी में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वो है भगवती सूत्र में। ये अंगुत्तर निकाय जो है आपका बौद्ध ग्रंथ है, बट अगर यहाँ पे अगर अंगुत्तर निकाय नहीं देता और भगवती सूत्र देता तो भगवती सूत्र इसका राइट आंसर होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मगध पर प्रमुख रूप से जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद से शिशुनाग, फिर नंद और अंतिम में मौर्य वंश। ये 4 प्रमुख रूप से जो है राजवंशों ने मगध पे शासन किया था। ये आपको जो है सीरियल में लगाने को भी दे सकता है कि सबसे पहले कौन शासक था, उसके बाद से कौन था, फिर उसके बाद से कौन राजवंश था। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सीरियल भी आप लोग जरूर याद रखें। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, उसके बाद से अंतिम में मौर्य। तो यही क्वेश्चन पूछा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये था मगध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो ये था वज्जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और देखिए कितनी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीएचएसएल में पूछा है, एलडीसी में पूछा है, डीईओ में पूछा है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो ये स्थित था। इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये स्थित था राजस्थान में। प्रश्न संख्या 7, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिलिंद। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन काल में पटना खाली स्थान नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है कनिष्क नहीं था। बाकी शिशुनाग, घनानंद, बिंदुसार ये तीनों जो है मगध के शासक थे। प्रश्न संख्या 13, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है नंद। इस प्रश्न को जो है ऑप्शन के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हरियक शिशुनाग नहीं दिया है, नंद दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन भी नंद सही है। और अगर यहाँ पे जो हरियक शिशुनाग में से कोई दिया होता तो फिर वो हो जाता। प्रश्न संख्या 15, बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना था अजातशत्रु, और ये अजातशत्रु था बिंबिसार का ये बेटा था, और इसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और फिर बिंबिसार के बाद ये अजातशत्रु मगध का शासक बना। प्रश्न संख्या 16, मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अभी बताया ऊपर, ये बना अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 17, सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई? तो ये हुई थी महाजनपद काल में। प्रश्न संख्या 18, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहां पर स्थित थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। प्रश्न संख्या 19, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। प्रश्न संख्या 20, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी उदयन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया? तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 22, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे कौन से धर्म के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु ये जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म के जो है वो संरक्षक थे। तो इसे भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 23, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का स्थापक कौन था? तो पुराणों के अनुसार था बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 24, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो ये आते थे मगध से। प्रश्न संख्या 25, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। प्रश्न संख्या 27, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी उदयन के द्वारा। प्रश्न संख्या 28, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिवृज या फिर राजगिरी जिसे कहते हैं।
प्रश्न संख्या 29, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये तो क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने, राजगिरी। प्रश्न संख्या 30, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये था हर्यक। प्रश्न संख्या 31, वत्स का राज्य स्थित था? तो ये स्थित था इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 32 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। प्रश्न संख्या 33, अंग जनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। प्रश्न संख्या 34, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। आपको चारों बौद्ध संगीति जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है जरूर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो प्रथम बौद्ध संगीति तो आप लोगों ने देख ली, अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुआ था राजगिरी में। अब दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चारों बौद्ध संगीति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इनसे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। प्रश्न संख्या 35, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो इनमें से कौन सा महाजनपद है जो बिहार में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग महाजनपद। प्रश्न संख्या 36, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है अजातशत्रु के द्वारा। प्रश्न संख्या 37 है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। प्रथम का आयोजन हुआ था राजगिरी में। और तीसरे का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 38 है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये राजा था अवंती का। प्रश्न संख्या है 39, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था 15 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 40, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो शाक्य था, लिच्छवी था, बट ऑप्शन में दिया है सी जो योद्धा, ये नहीं था। तो यही पूछा है कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई? तो ये की गई थी महाकश्यप द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म खाली स्थान है में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर उम्मीद है सभी लोगों से बहुत आसानी से बन गया होगा। ये हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? चारों ऑप्शन आप लोग देखें और बताएं कौन सा राइट आंसर है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? तो इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों से बन ही गया होगा। तो ये हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बोध गया में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
तो ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसमें सारनाथ राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्तूप। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। प्रश्न संख्या 8, महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था, यानी निर्वाण यानी मृत्यु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर यानी महावीर स्वामी की बात हो रही है, तो ये हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के शरण स्थल थे विहार, स्तूप, आश्रम या उपरोक्त सभी? तो शरण स्थल को विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गढ़ से था, तो बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? मगध, लिच्छवी, शाक्य या अवंती? तो इनका संबंध शाक्यगढ़ से था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी, अवधी, पाली, ब्राह्मी या प्राकृत? तो ये दी थी प्राकृत भाषा में, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है? तो तीनों में से ही राइट आंसर है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, ये इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अगर इस टाइप में होता वास्तविक संस्थापक, तो फिर महावीर स्वामी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता। और अगर क्वेश्चन में केवल जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता और यहाँ पे महावीर नहीं देता और अगर ऋषभदेव देता तो भी ऋषभदेव इसका राइट आंसर हो जाता, बट ऑप्शन में ऋषभदेव नहीं है, महावीर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है वर्धमान महावीर। प्रश्न संख्या 16 है, बोध गया नामक स्थान कहाँ है? तो ये सबको पता होगा, ये है बिहार में। बुद्ध किस गढ़ के थे, किस वर्ण के थे? तो ये थे क्षत्रिय। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु में। उन्नीस नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ से ली गई थी, कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी, उज्जैन, कौशाम्बी या वाराणसी? तो ये लिखी गई थी वल्लभी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। गौतम बुद्ध का निधन किस स्थान पर हुआ था?
तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, ये कुशीनगर में हुआ था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आसान प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक ये कौन से हैं? तो ये होते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीन जो हैं त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगर यहाँ पे वास्तविक संस्थापक देता तब तो महावीर स्वामी होता, बट वास्तविक नहीं पूछा है, केवल संस्थापक पूछा है, तो यहाँ पे ऋषभदेव राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27, महावीर ने कब निर्वाण यानी निधन प्राप्त किया? तो महावीर यानी महावीर स्वामी की बात हो रही है, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 468 ईसा पूर्व महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर का प्रश्न है, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पावापुरी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। और त्रिरत्न कौन से हैं? 3। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोचा था कि लोगों को दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने। खाली स्थान है, उन लोगों का एक संघ था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघ। संघ जो है उन लोगों का एक, यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, संघ था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। प्रश्न संख्या 32, महावीर खाली स्थान दिया है राजकुमार थे। तो ये थे क्षत्रिय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है, बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने मार्ग खोजने का निश्चय कहाँ किया? तो कहाँ किया था? तो ये किया था बिहार में बोधगया नामक स्थान पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है जिसे खाली स्थान दिया है के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14। प्रश्न संख्या 35, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर है पीपल का पेड़। प्रश्न संख्या 36, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी में सारनाथ दिया है, ये राइट आंसर है। नन और भिक्षु कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे गुफाओं में। प्रश्न संख्या 38, गौतम बुद्ध के पिता खाली स्थान कबीले के प्रमुख थे। तो किस कबीले के प्रमुख थे गौतम बुद्ध के पिता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाक्य कबीले के। प्रश्न संख्या 39, जिसका अर्थ है पास आना और बैठना। तो किसका अर्थ होता है पास आना और बैठना? तो ये होता है उपनिषद का अर्थ होता है पास आना और बैठना। अविवाहित होने की अवस्था कहलाती है। तो ये कहलाती है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन ए में दिया है ब्रह्मचर्य, ये इसका सही उत्तर है। 41 नंबर का प्रश्न है, महावीर किस उम्र में अपना घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 साल की उम्र में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन तो ऊपर हो गया है, ये थे महावीर स्वामी। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन दुख और दुखों से भरा हुआ है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 44 नंबर का। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन से। ऑप्शन सी में जिन है, ये राइट आंसर है। पहला है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ खाली स्थान है में स्थित है। यानी जो लौरिया का नंदनगढ़ स्तंभ है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के चंपारण में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वृष स्तंभ शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है बंगाल, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है वृष स्तंभ शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कथा, मुंडक, कैन या बृहदारण्यक? तो ये तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर सभी से बन गया होगा। तो ये लिया गया मुंडक या मुंडको उपनिषद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो ऑप्शन ए तो राइट है और हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। तो बी भी सही है। ऑप्शन सी में है इन शिलालेखों से हमें इन गुफाओं के आजीविकों के प्रति समर्पण की जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। बट जो ऑप्शन डी में दिया है ये शिलालेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के है, तो ये गलत है। यह है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है गलत है बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में। तो ऑप्शन डी गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बराबर पहाड़ी गुफाएं ये बिहार में जो है कहाँ है, यानी किस जिले में पाई जाती हैं। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार में कहाँ पे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी कलिंग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मगध का शासक था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? ए दिया है महावीर, बी दिया है महात्मा बुद्ध, सी है कन्फ्यूशियस या फिर डी ईसा मसीह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के उपदेशों ने जो है सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन में दिया गया है ग्रामक, ऑप्शन बी में है समाहर्ता, सी में है पुरोहित, डी में है राजुक। तो इन्हें कहा जाता था राजुक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस युद्ध की जीत के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कलिंग के युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9 है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए में दिया है जेम्स प्रिंसेस, बी में है हेनरी, सी में है सेल्पेलियो या फिर वाणभट्ट। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा? धर्म हिंदू, मुस्लिम या ईसाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा?
ऑप्शन में है हेनरी, बैथम, जेम्स प्रिंसेप, ये तो हो गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया? सेल्यूकस, पोरस, हिटलर या लेनिन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूकस का, जिसे कि सेल्यूकस निकेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 13, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है कलिंग। प्रश्न संख्या 14 है, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के राजा बनने के बाद कितने वर्षों के बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 वर्ष। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित या राजुक? तो ये तो हम लोगों ने देखा है ऊपर, इन्हें कहा जाता था राजुक। प्रश्न संख्या 16, कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 1000, 1 लाख, 10,000 या 10 लाख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख। इसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने। 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 18, मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? चोलों, चेरों, पांड्यों या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन सभी वंशों का शासक दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? 2200, 2300, 2000 वर्ष पूर्व या 2100 वर्ष पूर्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान है भाषा में लिखे थे, तो किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरों के चित्र को कहां पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया था? वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन या दिल्ली? तो ये लगाया गया था सारनाथ में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? अशोक, घनानंद, चरक या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। कलिंग और खाली स्थान है का प्राचीन नाम है, तो कलिंग का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है तटीय ओडिशा। चंद्रगुप्त के किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? अशोक, कौटिल्य, घनानंद या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अशोक के शिलालेख खाली स्थान है लिपि में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। कलिंग का आधुनिक नाम है, तो यह है ओडिशा। अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। तो आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट हैं, आप लोग ये सोचिए कि जितनी बार आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को और अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजवंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है
साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये भी सही है। साम्राज्य को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्र करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 32, खाली स्थान है। दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया, तो यह है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्र प्रतीक में दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेर। हमारे राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं? तो हमारे राष्ट्र प्रतीक में टोटल 4 शेर दिखाए गए हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है सबसे बन गया होगा, कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 36, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग किस राज्य में है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन उड़ीसा में है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों को निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा विकसित किया जाता था? ऑप्शन में है चांदी, सोना, कांस्य, और ऑप्शन डी में दिया है टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। प्रश्न संख्या 2 है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी या वेल्लाल? छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता था? संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेल्लाल। प्रश्न संख्या 4 है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन या अशोक महान? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो 3 है, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन नहीं है। तो पुहार, तोंडी और उरैयूर, ये तीनों हैं, बट कन्याकुमारी संगमकालीन व्यापारिक नगर नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वालों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था? वेल्लालर, किसान, कदैसियर या दास? तो इसका राइट आंसर है, इन्हें जाना जाता था किसान के नाम से। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कड़फिसस। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क, विमकिडफिसस, नहपाण या गुप्त? तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9, देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन में दिया गया है गृहपति, वेल्लालर, ग्राम भोजक या दास? तो इन्हें ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 3000 साल पहले। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 11, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत और उसमें भी तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी हैं उनको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेल्लल्ला, उन्हें वेल्लल्ला कहा जाता था। प्रश्न संख्या 12, उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। तो ये कहलाता था ग्राम भोजक। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 13, उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। सर्फ, गृहपति, जातक या अधिमयी? तो ये कहलाते थे गृहपति। प्रश्न संख्या 14 है, कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें खाली स्थान दिया है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है गृहपति, सभा, समिति या श्रेणी। तो इन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हम लोगों ने देखा 3000 साल पहले। मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन में दिया गया है यातायात, व्यापार, मूर्तियां बनाना या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी सही है इसमें। प्रश्न संख्या 17 है, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? तो लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? 2500 वर्ष प्रयोग किए जाने वाले 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल या फिर ए और बी दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल ये दोनों प्रयोग होते थे 2500 वर्ष पहले औजारों में लोहे के। प्रश्न संख्या 18, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति, उड़वार, वेल्लल्ला या अधिमयी? तो ये कहलाते थे गृहपति। निम्न में से बेरी गाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? हाथी दांत, गोमेद, रेशम व इत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है, बेरी गाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तांबा, मूंगा, शराब या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें भी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आहत सिक्के करीब कितने साल चले? 500 साल, 200 साल, 600 साल या फिर 400 साल? तो ये चले थे 500 साल। उत्तरी भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता है। तो एक दो प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अधिकांश गृहपति खाली स्थान है जमींदार थे। ऑप्शन में दिया गया है बड़े, मध्यम, छोटे या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश गृहपति ये छोटे जमींदार थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पांच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? पांच कहिए या फिर पंच कहिए? तो ये बने होते थे सिल्वर से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 25 नंबर का प्रश्न है, रिंग वेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए या सिंचाई के लिए या ड्रेनेज के लिए? तो इसका उपयोग होता था ड्रेनेज के लिए, यानी पानी को निकालने के लिए। प्रश्न संख्या 26 है, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती हैं? संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं को हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27, दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था? मदुरै, पुणे, तिरुचिन्नापल्ली या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मदुरै। मदुरै जो है दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था।
प्रश्न संख्या 28, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, चांदी सिक्के, सोना सिक्के या उपरोक्त सभी? तो सबसे पुराने सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता है। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? ऑप्शन ए में है कनिष्क, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है मिनांडर और डी में है पुष्यमित्र शुंग। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, अमृतसर या ये ताशकंद है? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशावर। प्रश्न संख्या 3 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, बृहद्रथ या यशोवर्मन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, शुंग राजवंश या फिर नंद राजवंश? तो मौर्य वंश के बाद मगध पे शासन किया था शुंग राजवंश ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त? तो सबसे पहले आप लोग को ये जाननी चाहिए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी मरम्मत यानी जीर्णोद्धार ये किसने करवाया? तो ये करवाया था रुद्रदामन ने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग ऑप्शन चारों देख लेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए में है कुजुल कटफिसस, बी में है विम कटफिसस, सी में है कनिष्क, डी में है वशिष्ठ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क ये कुषाण नेता था जो कि बाद में जो है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या फिर भारत ग्रीक शैली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मूर्तिकला की गांधार शैली ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क? तो चरक जो थे कनिष्क के चिकित्सक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो ये था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें और बताएं कनिष्क के समकालीन कौन थे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये जो थे तीनों वो कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाहियान?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई थी? आपको बताना है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने जो है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तुकला में। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन, जिसे कि हम लोग ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक निवासी, पार्थियन, शक या फिर कुषाण? तो इसका राइट आंसर है बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक कह लीजिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेन चाओ। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो आपको सही वाला बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनानी, शक और फिर कुषाण। प्रश्न संख्या 24, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लगाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन सा? बैक्ट्रिया, सिर्थिया, जेड्रेसिया या फिर एरिया? तो ये था बैक्ट्रिया, जिसे कि हम लोग ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। श्रावस्ती, सारनाथ और कसाम्बी की अस्थाई खड़े हुए बुद्ध किस आर्ट स्कूल के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। किसके शासनकाल के दौरान मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स अपने चरम पर पहुंचा? तो ये पहुंचा था गुप्त काल के दौरान। प्रश्न संख्या 28, मथुरा कला शाखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला, इस पर विदेशी प्रभाव था, इसमें केवल बुद्ध के चित्र थे, या फिर ऑप्शन डी मथुरा कला शाखा की मूर्तियों में शारीरिक हाव भाव पर अधिक बल दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला। ये जो ऑप्शन है ये राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। गांधार कला विद्यालय, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मूर्ति के रूप में विकसित किया गया था, किसका संलयन है? ग्रीक रोमन शैली, भारतीय शैली, ए और बी दोनों या फिर केवल ए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 30, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध के हाथों के कितने संकेतों का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। निम्नलिखित में से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या विशेषता है? छवियां आम तरीके से सजाई गई हैं, छवियां भावबोधक हैं, छवियां यथार्थवादी नहीं है, या फिर उनमें शारीरिक सटीकता वहां नहीं है? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छवियां भावबोधक हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और थीम था बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं,
बुद्ध के घुंघराले बाल एक विशेषता है जो कि यूनानियों से प्रभावित है। ऑप्शन सी में केवल ए सही है या फिर दोनों ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बामियान बुद्ध किस स्कूल की कला का एक उदाहरण है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। प्रारंभ में गांधार कला विद्यालय किससे प्रभावित था? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक विशेषताओं से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। इसमें होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो सही है। तो इसमें जो चारों दिए हैं ये चारों सत्य हैं। आप लोग चारों एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो हैं वो सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 नंबर का प्रश्न है, राजाओं में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? कुषाण, गुप्त, इंडो यूनानियों या फिर शक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त। राजाओं में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक था, वो था गुप्त। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, थियोडोरस या फिर प्लेटो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सियालकोट। किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद इंडो ग्रीक राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेना को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप किस ग्रंथ में दर्ज है? तो ये दर्ज है मिलिंद पन्हों में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? यानी ये पूछ रहा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो ये किस वंश का राजा था? तो ये था पुष्यभूति वंश का राजा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाल पूछकर। यानी जांच परीक्षा के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो 5 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन था? तो इसमें राइट आंसर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? तो ये गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो किस देश के शासक ने? तो श्रीलंका के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की?
तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो ये थे कालिदास। और कालिदास के 3 प्रमुख नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये जो 3 प्रसिद्ध नाटक हैं ये कालिदास द्वारा रचित है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण भूस्वामियों की संगठन क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये कहलाती थी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1400 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। आर्यवर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आर्यवर्त के कुल 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणा पंथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो टोटल 12 शासकों ने। आर्यभट्ट खाली स्थान के दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। किसके दरबार में? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो कालिदास किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। तो व्यापारियों के संगठन को कहते थे नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो ये की थी महाराजा धीराज की उपाधि। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट का एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। और हर्षचरित ये लिखा है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। तो 26 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्ष काल में भारत आया था? यानी हर्षवर्धन के काल में। तो ये आया था वेनसोंग। और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो ये रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। तो 28 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी पल्लवों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह है कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के रूप में भी जाना जाता है किसे? तो बादामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर खाली स्थान के डेल्टा तक फैला था। तो ये कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने लगभग कितने वर्ष पूर्व शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1400 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। 35 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन भी राइट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, खाली स्थान दिया है और पूछा, व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो कहाँ के? तो अरब व्यापारी तथा नाविकों ने।